First of all, warm welcome to all. Good morning to all of you, respected sir, and all of my dear warriors of MPPSC. आप सब एक योद्धा हैं MPPSC के और आने वाले एक फ्यूचर ऑफिसर हैं. So how's the जोश? हाई सर ने आप सबको इतना मोटिवेट किया, मैम ने भी इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, उससे मैं भी अभी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ हूँ. ठीक है, और इसलिए थोड़ा मैं भी यहाँ बोल पा रहा हूँ अभी. ठीक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पास आकर के. सर ने बुलाया, मैम ने बुलाया, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. और जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन रही है MPPSC की, बेसिकली जब मैं पास आउट हुआ 2021 में बीटेक NIT इलाहाबाद से, तब मेरी प्रिपरेशन UPSC से चालू हुई थी. तो मैंने पहला UPSC दिया, फिर उसके बाद मैंने MPPSC भी 22 वाला दिया था. इसलिए मेरा पहला अटेम्प्ट ही 2022 वाला था MPPSC का. तो मैंने जो जर्नी में सीखी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. और जो भी आपको क्वेश्चन लगे डेफिनेटली मैं उस पर आपकी अगर हेल्प कर पाऊँ तो उसमें अपने आप को मैं कृतज्ञ महसूस करूँगा. ठीक है, बस थोड़ा मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, तो अगर कुछ वर्ड मैं ऐसा बोल जाता हूँ कि आपको लगे थोड़ा वो है, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बाकी जैसे बताया मैंने, प्रिपरेशन जो मेरी रही है मोस्टली, तो जो बेसिक सिलेबस था मेरा वो मेरा उधर वाला ही था, UPSC वाला पार्ट ही था. बाकी जो MP का जो पार्ट है वो मैंने जो कोचिंग के कुछ नोट्स हैं, जैसे कि मैं थोड़ा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेता था, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ता था. उसके बाद जो मेरी मेंस की रणनीति रही है, मेंस से मेरे पास केवल 2 महीने टाइम थे, क्योंकि मेरा UPSC का मेंस 2023 वाला था. तो मैंने क्या किया कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या किया, मैंने बुक्स उठाई जो भी मार्केट में अवेलेबल थी, पर मैंने एक चीज़ पे फोकस किया कि मुझे केवल एक ही नोट्स ही उठाने हैं. नहीं कि मैंने अगर इससे पढ़ लिया तो मैं दोबारा आप किसी, जैसे सर ने कहा कि हमें ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है, हमें एक ही सोर्स पे स्टिक रहना. पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सोर्स बहुत ही हॉलिस्टिक होना चाहिए. ठीक है, तो हमें पहला यही करना है कि वो बहुत ही हॉलिस्टिक होना चाहिए. उसके बाद ही हमें उस पर रिलाई करना है. हमें अपने सीनियर से पूछ लेना है, हमें जो सेलेक्टेड हो चुके हैं उनसे पूछ लेना है कि मतलब कौन सा सोर्स ज़्यादा अच्छा है, कौन सी कोचिंग के मटेरियल ज़्यादा अच्छे हैं. उसके बाद ही हमें उस पर रिलाई होना है और उसे पढ़ना है. उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पास कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाए, तो एक हमारे सर कहा करते थे कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस. कभी भी आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए. शुरू पे जब हम कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं शुरू से ही परफेक्ट बन जाएं, तो नहीं, हमें प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए. जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं शुरू पे नीचे आती थी, नहीं कि 140 135 नंबर पे आती थी, फिर धीरे धीरे करके ये करेगी. तो वही चीज़ हमें भी अपनाना होगा, तभी हम आगे आ पाएंगे. और एक चीज जो हमेशा इंपॉर्टेंट है, सर ने भी कहा कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज हार्ड टू फाइंड एंड हार्डर टू फॉलो. कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख पाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. जिस सर ने काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो बिल्कुल है ही. आज के ज़माने में जितने ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल हैं, जितने ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो आपके पास कंटेंट की इतनी ज़्यादा वो हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गया है कि उन्हें कंसाइज कर पाना, उन्हें शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर पाना एक बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है. तो वो ज़रूरी है. आप जैसे यहाँ सर ने जैसे कोचिंग से आप पढ़ेंगे, जो भी नोट्स बनवाए जाएंगे बिल्कुल प्रॉपरली उन्हें थरोली पढ़िए और कोशिश करिए कि उसे फिर थोड़ा शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया जा सके. इस सर ने कहा कि लास्ट में ना, जब आप रिवीजन करने के लिए जाओगे लास्ट के डेज में, जो आपके मेंस चल रहे होंगे, उसके पास आपके पास कम से कम 50 पेज का नोट्स होना चाहिए ओनली, जहाँ रहता दैट कि 500 पेजेस के आपके पास नोट्स होने चाहिए. ठीक है, ये हो गया. फिर एक जो हमारी बड़ी बात होती है कि हमें बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. एक पॉजिटिव एफर्मेशन, यानी नहीं, अपने आप को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं भी बन सकता हूं. आईने में देखना पड़ेगा कि हाँ मैं भी पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में बन सकता हूं. ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव एफर्मेशन. एक मुझे छोटी सी लाइन वो याद आ रहा है, कहानी याद आ रही है. एक आपने सुना होगा, एक टेनिस प्लेयर थी जेम्स गिलबर्ट. ठीक है, तो जेम्स गिलबर्ट एक बहुत ही अच्छी टेनिस प्लेयर थी, लेकिन छोटे में क्या हुआ कि वो अपनी माँ के साथ डेंटिस्ट के पास गई. ठीक है, डेंटिस्ट के पास गई जब वो डेंटिस्ट के पास पहुंची, उनकी माँ को पहले से कुछ डिसीज था. ठीक है, लेकिन जब उनके दांत का कुछ डेंटिस्ट ने किया तो उसी में उनकी डेथ हो गई. तो उनके मन में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया कि डेंटिस्ट के पास जाने से क्या होता है कि डेथ हो सकती है. ठीक है, बाद में वो केवल 8-10 साल की थी, लेकिन फ्यूचर में जब वो एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर बन गई, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई, एक बार उनके भी दांत में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो अवॉइड करती थी कि मैं ना जाऊं डेंटिस्ट के पास, बिकॉज उनका एक बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास डेवलप हो चुका था कि अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी तो डेथ हो सकती है. ठीक है, लेकिन उनके कोचेस ने कहा कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सबको साथ में लेकर गई. सोचिए, सबको साथ में लेकर गई वो. और जब 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 डॉक्टर ने उनका चेक किया दांत का, थोड़ा प्रॉब्लम था, उनकी वहीं पास डेथ हो गई. ये क्या शो करता है
कि मतलब तब एक न्यूज़पेपर में छपा था कि अ 40-year स्टार टेनिस प्लेयर में डाइड ड्यू टू बिलीव, मतलब वो अपने विश्वास की वजह से डेथ हुई थी, ना कि कोई प्रॉब्लम थी। इसी तरह अगर आप एक विश्वास जगा लेते हैं अपने मन में कि नहीं मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही या तो दूसरा जो भी अटेम्प्ट है ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं इसी पे ही अच्छा कर जाऊंगा, डेफिनेटली आप अच्छा कर जाएंगे, है कि नहीं। और कहते हैं ना कि चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल लाता है, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल लाता है, चैंपियन वो होता है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल है विराट कोहली। वो अपनी कैप्टनसी में एक भी मतलब मोस्टली मतलब वो नहीं लाए, अपने खुद से मतलब ट्रॉफीज नहीं जीत पाए, पर देखिए कितना बंदे में कम बैक करने की ताकत है कि नहीं। वो कितने अच्छे से कम बैक कर पाते हैं, उसकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो आपका परिश्रम आपको मतलब बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बाकी जो मेरा प्रिपरेशन की और जर्नी रही है, तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो बिल्कुल बताइए। बाकी मेरा थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, जो मेरे से मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी तो उसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगले अटेम्प्ट में मैं सोच रहा हूं कि अच्छा करके आऊं। बाकी क्या है कि मेंस ही आपका है जो कि आपको एज दिला सकता है, ठीक है। मतलब मेंस ही आपको अच्छा करना पड़ेगा। और मैं जैसे कि यहाँ पे आया, सर से पहले ही मिल चुका हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर ने एक बात मैं सर के लिए कहना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग ना केवल सलाह देते हैं, पर सर जो है वो साथ देते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर तो मैं होप करता हूं कि चैंपियन स्क्वायर एक ऐसा संस्था बन के आएगी जो एडवाइस ना दे करके साथ भी देगी। जैसे सपोज अगर आप पानी में डूब रहे हैं, ठीक है, और मैं केवल सलाह दूं आपको कि यार आ जाओ, पैर ऐसे मारो, हाथ ऐसे मारो, तो उससे तो आप डूब जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना हाथ दे दूं आपको तो आप बाहर आ जाओगे, है कि नहीं। तो हमें मतलब बिल्कुल सर से मुझे मिलकर अच्छा लगा कि सर साथ देने की बात करते हैं, केवल सलाह की बात नहीं करते हैं। तो मैं होप करता हूं कि चैंपियन स्क्वायर आगे चल के एक रेपुटेड कोचिंग संस्था बनेगी, और सर का उसमें और मैम का जितनी फैकल्टीज हैं उनका काफी बड़ा योगदान रहेगा। बाकी जो आपके डाउट्स हैं मेंस के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, तो जो भी मैं हो पाएगा मैं डेफिनेटली एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ भी डाउट हो, कुछ डेफिनेटली कुछ भी अगर आपको लगे तो पूछ सकते हैं आप, मतलब कि नोट्स कैसे बनानी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी थोड़ा बहुत मदद तो कर ही सकता हूँ, मतलब हाँ। तो अच्छा, प्रीलिम्स, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे कि एक ही, जैसे नहीं ब्रूसली का नाम सुना होगा आपने, एक बॉक्सर थे, वो कहते थे कि मैं उससे नहीं डरता जो कि 1000 तरीके से लड़ना आता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही पंच को 1000 बार मार लेता है। नहीं तो मैं इस बिकॉज की प्रॉब्लम यही है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में पढ़ जाते हैं, कि हम जैसे इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें। तो हमें बताना सबसे पहले सोर्स आइडेंटिफाई करना है हर यूनिट के लिए, कि हमें इस यूनिट को इस कोचिंग से ही पढ़ना है। तो उसी पर फोकस करिए, आप उसी के ही नोट्स पढ़िए, बार बार उसी को ही रिवाइज करिए, ठीक है। और जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल्स हो गया, हिस्ट्री जो आपकी हो गई, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। बाकी सर आप यहाँ मतलब कहीं भी हैं, मतलब कि जो आपके पास वो है कंटेंट है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, बट वही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और उसी को बार बार पढ़ना है, तभी हम मतलब कि उसको जान पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। और टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा एट लास्ट पे एक बार, तो कम से कम 25-30 टेस्ट का एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं कहूँगा मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि हम रोज डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिससे हम रोज सीख पाएंगे कि लिखना कैसे है। बिकॉज मेंस ही है जो हमें रैंक तक लाएगा, बाकी फिर इंटरव्यू है जो आपको ऊपर रैंक में ले जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, तो प्रीलिम्स के लिए यही एक सजेशन मेरा थोड़ा है। और कोई किसी कोई क्वेश्चंस है? अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए सर ने अभी दिखाए थे ना, सिनॉप्सिस दिखाई थी। हमें क्या करना है, पढ़ना तो पूरा है होलिस्टिक, जो भी बुक्स में दिए हुए हैं या तो जो भी कोचिंग्स में पढ़ाए जा रहे हैं, उसे फिर हमें ना 5 बार पढ़ लेना है, 4-5 बार लगातार, ठीक है। अब जब 5 बार पढ़ लिए तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे पास कुछ ही लाइंस वहाँ अवेलेबल हैं, 7 नंबर पे 9 या 10 लाइन है कि नहीं। तो हमें केवल 6-7-8-10 पॉइंट ही बस की पॉइंट्स लिख लेने हैं, ताकि हम जब एग्जाम के एक दिन पहले की बात आए तो हम उसे रिवाइज करके
जा सके उन की पॉइंट्स को ही, rather than that कि हम पूरा पढ़ के जाएं। पूरा हम तब पढ़ेंगे जब तक एग्जाम नहीं आया रहता है, और फिर हमारे पास वो नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। उस पर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के जरूर रख लिया करिए, ताकि फ्यूचर में जब कभी उसमें कुछ ऐड करना पड़े, डाटा ऐड करना पड़े, कुछ कमिटीज़ के नाम ऐड करने पड़े, कुछ कमीशन, कुछ आयोग के नाम ऐड करने पड़े, कुछ कोटेशंस जैसे होते हैं ना, सदवाक्य होते हैं, तो उसे भी ऐड कर सकें। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ लाइन्स वापस छोड़ के रख लें। बाकी आपके शॉर्ट नोट्स अगर एक बार तैयार हो गए तो फिर आपकी प्रिपरेशन ना, जैसे आपका मैं सपोज इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में आपके पास 1 महीने का भी अगर टाइम रहा ना तो आप उसे कर जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। और किसी को अच्छा, मैंने मोस्टली मैंने क्या की थी, मैंने बुक्स उठाई जो भी जहाँ मैंने पता किया कि कौन सी कोचिंग्स के अभी नोट्स, एक तो इंग्लिश मीडियम था मैं, तो थोड़ी दिक्कत इंग्लिश मीडियम में थी, उतने नोट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करता था। बिल्कुल आप उसका फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी हो गई, जेमिनी हो गई, जो कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो मुझे अवेलेबल बुक्स हो गई थी यहाँ, जो नोट्स अवेलेबल हो गए थे, उसको मैंने पहले 3-4 बार पढ़ा। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने अगर 100 पेज है तो उसको मैं 5-6 पेज में नोट्स बना लेता था, नहीं 6-7 पेज है, मतलब बस ऐसे लाइन खींचता था, छोटे छोटे करके लिख लेता था वो केवल। और एक बात और है, मेंस के लिए ना आपको वो याद करने पड़ेंगे, नहीं निमोनिक्स होते हैं, नहीं निमोनिक्स अपन कुछ भी बना लेते हैं, छोटा करके बना लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जितनी फनी बनाएंगे ना आप, जितना थोड़ा मजाकिया ढंग का बनाएंगे तो उतना अच्छा याद हो जाता है वो। और बाकी फिर आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। मेंस आप पर डे कम से कम 15 से 20 पेज लिखना है, खुद से ही जो पढ़ रहे हैं ना उसी को ही लिखिए, मतलब कि अपने कॉपीज में लिखिए, रफ ले लीजिए, रफ पर उसे लगातार लिखते रहिए, ताकि आपकी स्पीड और आपका एक होता है ना मसल पावर होता है, माइंड का एक भी मसल पावर होता है। जब आप लगातार करते रहेंगे तो जो आपका ये माइंड है और जो आपका हैंड है उसका एक कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखने में भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे मुद्दे की बात यह है कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो आपसे आ रहा है वो छूट ना पाए। बाकी स्ट्रेटजी आपकी कोई भी हो सकती है, या तो आप पहले जैसे 2 नंबर अटेम्प्ट करते हैं, फिर कुछ लोग 10 नंबर अटेम्प्ट करते हैं, फिर 7 नंबर अटेम्प्ट करते हैं, अब आपकी मर्जी है। तो मैं तो हमेशा लाइन से अटेम्प्ट करता था, 2 फिर 7 फिर 10, है ना। तो उससे मुझे कहना कि एक नॉलेज मिल जाता था, बिकॉज 7 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उस पर 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब 10 क्वेश्चन जब रहते हैं वहां पास, तो मुझे 10 टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल गए, और वहां 15 प्रकार के 2-2 नंबर वाले देखने को मिल गए। तो होलिस्टिकली जब मैं 10 वाला लिखता था तो मेरे मन में कई सारे कंटेंट अपने आप और जनरेट हो जाते थे। और बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज है, पर मेरी स्ट्रेटजी मतलब यही रही है, मतलब कि। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग यही है कि थोड़ा पर्सनालिटी पे भी ध्यान देते रहें, और चीज़ों में भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान मतलब रखना चाहिए। अदर जैसे हॉबीज़ पे आपको काम कर लेनी चाहिए, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जैसे कि जो आपका ग्रेजुएशन रहा है उस पर काम कर लेना चाहिए। और कुछ चीज़ों पे और भी ध्यान वो तो सर बताएंगे बेटर ही एट लास्ट की, और किन चीज़ों पे ही ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ों पर अगर ध्यान रख लिया जाए तो अच्छा रहता है और भी कॉन्फिडेंट फील करता है। देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए सक्सेस जरूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस हमें सक्सेस नहीं दिलाती है, हमें कॉन्फिडेंस अपने सर्वाइविंग फेलियर से आता है। क्योंकि जिस सिचुएशन से हम पढ़ रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, इतना फिजिकल ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है कि नहीं, वो जो सिचुएशंस है ना वो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि यार अगर मैं उस सिचुएशन में अगर सर्वाइव कर गया तो फिर मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, और वो हमें बाद में चल के कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं। और हमारी जो जिंदगी है ना वो बाइसिकल के जो हमारी प्रिपरेशन है वो बाइसिकल की तरह है, अगर हम चलते रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। उसी तरह प्रिपरेशन है, अगर हम लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहेंगे तो हमारा एक जर्नी बनी रहेगी। जैसे ही हम जैसे साइकिल में पैडल मारना बंद कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, सेम यहाँ भी प्रिपरेशन के साथ है। एक बार अगर आपने थोड़ा ब्रेक दे दिया तो फिर उसे कैचअप कर पाना, है ना, उस मोमेंटम में आ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ऑल द बेस्ट, और फिर होप करेंगे कि आप सबको फ्यूचर में जरूर नरोन्ना एकेडमी में देखने का मौका मिले, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।